हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इंफॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। कई जरिए भी आपको बता दिए हैं अनुकृति मैम ने, उन्होंने अपना पर्सनल ईमेल आईडी आपको दे दिया है। 112 नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, 112 पे ये आपको बता दिया है। आप खुद जा करके आपका जो लोकल एरिया है वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर हैं उनसे मिलिए, गोपनीय रखी जाएगी आपकी पहचान, ये भी उन्होंने बता दिया है। 1930 पे भी बता सकते हैं और cybercrime.gov भी है। जैसे cybercrime.gov वैसे साइबर क्राइम की श्रेणी में नहीं आएगा, बट वहाँ पे आप जाके कर दीजिए कंप्लेन कि इस तरीके का मेरे को लगता है कि ये लोग, जैसे जो हमारे क्षेत्र में एक लाइन पार कॉलोनी बोलते हैं, उससे लाइन के पार की कॉलोनी लोग बोलते हैं, लाइन पार पूरी कॉलोनी बीमा का काम करती है। आप दे दीजिए वो इन्फॉर्मेशन, देखेंगे हम लोग उस पर क्या। और ये मैं सिर्फ बीमा और इन सब की बात नहीं कर रही हूँ, जितने मतलब मेरे को ऐसा मानना है मेरा कि पब्लिक सबसे अच्छी इन्फॉर्मर होती है, उनको सब पता होता है कहाँ ड्रग्स मिल रहे हैं, कहाँ पे गलत काम हो रहा है। तो आप लोग ही हमारे आँख नाक कान हैं। अगर आप लोग हमें बताएंगे तो इट विल हेल्प अस कि जो लोग असामाजिक लोग हैं, समाज का खराब चाहते हैं, आपके बच्चों का खराब चाहते हैं, उन सब पे हम एक्शन ले पाए। बाद में जो आपको इन्फॉर्म करने वाला है उसे तो परेशान नहीं किया जाएगा। नहीं, हम तो हमेशा ये सुनते हैं कि सड़क चलते अब तो लोग किसी की मदद इसलिए नहीं करते हैं, एक्सीडेंट हो गया है, कोई सड़क पे पड़ा हुआ है, उसे इसलिए हॉस्पिटल नहीं ले जाते हैं, क्योंकि पहला डाउट पुलिस आपके ऊपर ही करेगी, आपसे ही पूछेगी कि जी तुमने इसको कहाँ पे देखा, 4 बार पूछेगी, क्योंकि काम है पूछना। अब आपको अगर कोई व्यक्ति मरा हुआ मिला या घायल मिला तो हम पूछेंगे तो है ही। हाँ। और पर इसके लिए हम इतने इनसेंसिटिव हो जाएं कि वो आदमी मर रहा है तो हम वीडियो बना रहे हैं या हम बस एम्बुलेंस का आने का वेट कर रहे हैं। देखिए, गुड सैमरिटन करके एक योजना सरकार इसलिए लेकर आई है कि ऐसे अच्छे लोग समाज में जो एक्सीडेंट विक्टिम्स की गोल्डन आवर में मदद करते हैं, मतलब एक्सीडेंट होने के 1 घंटे के भीतर उनको हम सम्मानित करते हैं। तो अब नैरेटिव भी चेंज हो रहा है। तो प्लीज़ मेहनत करने की जितनी अपॉर्चुनिटीज़, मेहनत क्या, मदद करने की जितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, प्लीज़ खुल के मदद कीजिए। एंड जब तक हम लोग सब मिलके काम नहीं करेंगे, आई थिंक क्राइम कंट्रोल इफेक्टिव हो सकता है अगर सब लोग मिलके काम करें तो। आपके जैसी ऑफिसर रहेंगी, मैं दिल से ये बात कह सकती हूँ, तो हम सब शायद हौसला कर भी पाए, क्योंकि आप जितना जेन्युइन तरीके से लोगों को समझा रही हैं, बता रही हैं। आई गेस आपका पहली जो ट्रेनिंग समथिंग कुछ थी, आपने उसमें ऐसा कुछ किया था कि पुलिस आपकी दोस्त है और तो मैं स्ट्रॉन्ग बिलीव करती हूँ इसमें, कम्युनिटी पुलिसिंग में। हाँ। क्योंकि आप हमारे देश का पुलिस टू पीपल का अगर रेशियो देखें तो 1 लाख पे वैसे तो आई थिंक 132 है, 1 लाख पे 132, पर दैट इंक्लूड्स हमारा ऑफिस का स्टाफ, हमारे ड्राइवर गनर, वो सब उसमें शामिल हैं। तो ऑन फील्ड ऑफिसर्स तो 70-72 निकल के आता है देश का एवरेज। 1 लाख आदमी पे 70-80 पुलिस। अब आप सोचिए, वही पुलिस, उसी पुलिस को एक्सीडेंट पे रिस्पॉन्ड करना है, रेप की घटना हो रही है उस पर, चोरी हो रही है उस पर भागना है, सब पे भागना है। तो वो आदमी ओवर स्ट्रेस्ड है इतने बड़े एरिया में। तो बिना आपके सहयोग के तो हम पुलिसिंग नहीं कर पाएंगे। तो अगर जनता मैंने कहा कि बेस्ट इन्फॉर्मर होती है, उनको सब पता होता है कहाँ क्या हो रहा है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर जब भी बिगड़ता है या बिगड़ने वाला होता है, टेंशन होने वाली होती है सोसाइटी में, तो लोगों को पता होता है कि मीटिंग्स हो रही हैं, कुछ पक रहा है, ये सारी चीज़ें। तो आप लोग हमें बता सकते हैं टाइमली, ताकि हम उस चीज़ को प्रिवेंट कर पाएँ। ट्रैफिक वगैरह में तो कहने की बात ही नहीं है, सब लोग अपने सीधे हेलमेट लगा के अपनी अपनी लेन में चलने लग जाए तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। हाँ। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उसका अभियान का नाम था पुलिस माय फ्रेंड, इसको मैंने बुलंदशहर में भी जारी रखा, मैं संभल में भी उसे करती हूँ, पर इस केस की वजह से थोड़ा कम हुआ। इस बार बारिश ज़्यादा हुई तो और थोड़ा सा कम हुआ, बट कोशिश ये रहती है कि हर सप्ताह कम से कम एक गाँव, एक स्कूल में हमारी विजिट ज़रूर हो, क्योंकि एक तो सब में अवेयरनेस की आवश्यकता है। मैंने आपको अभी बताया इतने सारे पॉइंट्स। अगर आप बच्चों के साथ 1 घंटा स्कूल में उनको साइबर क्राइम के बारे में बता रहे हैं, हेल्पलाइंस बता रहे हैं, बैड टच गुड टच बता रहे हैं, आप उन्हें ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे कैसे अलर्ट रहना ये बता रहे हैं, तो कितनी सारी क्राइम्स तो होने से ही रुक जाएंगी। और ये भी आज की असलियत ही है कि बहुत सारी महिलाओं का थाना आना
टैबू माना जाता है सोसाइटी में, हम इसको दरकिनार नहीं कर सकते कि कोई महिला अगर पिट रही है घर में एंड सडनली अगर वो थाने आ जाए तो इट विल बी अ बिग फस इन द एंटायर हाउस कि ये तो देखो थाने जाती है उठ के, जबकि जाना चाहिए। बहुत सारी लड़कियों के साथ ईव टीजिंग हो जाती है, जनरल टेंडेंसी इग्नोर करके आगे बढ़ना। बिल्कुल। अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़कियों को ये लगता है कि पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो बड़ा बवाल हो जाएगा। नो, इतना पुलिस रीच आउट करने की कोशिश कर रही है, स्पेशल हेल्पलाइंस बना रही है। तो अगर और महिलाएं हमारे पास आने में झिझकती हैं, और ये मैंने ऑब्ज़र्व किया एज एन SHO कि दबंग टाइप लोग या जो थोड़े समाज में इन्फ्लुएंशियल होते हैं वो लोग आ रहे हैं थाने पे या आदमी आ रहे हैं, उतनी महिलाएं नहीं आ रही हैं जितना आना चाहिए। तो फिर लगा कि अगर लोगों की असली प्रॉब्लम जाननी है तो आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। हम लोग लोगों के बीच में जाके यही कहते थे कि आपको शिकायत रहती है, पुलिस आपकी सुनती नहीं है, आज हम सुनने आए हैं, सुनाना शुरू कीजिए। तो वो बताते थे, पहले झिझकते थे, धीरे धीरे दे वुड स्टार्ट ओपनिंग अप कि मैम ये शराब का ठेका इस जगह पे है, यहाँ शाम को लड़कों की भीड़ लगती है, हमें कंफर्टेबल नहीं लगता है आने जाने में, तो हम फिर वहाँ पे सिपाही लगाएंगे, किसी को खड़ा नहीं होने देंगे। तो जाने से ऐसी समस्याओं का पता चला जो समाज में ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर रहा था, पर्सनल प्रॉब्लम नहीं थी। प्लस महिलाओं को आप नंबर देकर आओ तो महिलाएं धीरे धीरे फ्रैंक होना शुरू होती हैं, स्पेशली गांव की, एंड देन दे स्टार्ट ओपनिंग अप। और बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं जिन पे आप समय रहते एक्शन ले पाते हैं। तो पुलिस तो हमारी सुन रही है, अब हम कितना साथ देते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर अब आपने ठान लिया है अनुकृति मैम को सुनने के बाद कि नहीं जी अब तो हम पुलिस के साथ हैं और हम उनके मुखबिर भी बनने को तैयार हैं, हम इन्फॉर्मर बनने को तैयार हैं। प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ आज से तो मैं ये प्रण लेता हूँ। अब मैम अगर हम वो धनवर्षा वाला, हाँ तो धनवर्षा वाला ऐसा था कि हमें एक कंप्लेन मिली थी हमारे धनारी पुलिस स्टेशन में, एक व्यक्ति ने किया था कि उसको कुछ लोग गांव से अगवा करके ले गए थे और आदमी को हाँ। वो उस आदमी की विशेषता ये थी कि वो विषम पैर का था। विषम पैर यहाँ पे गांव में एक प्रचलित शब्द है, जो बच्चे उल्टा पैदा होते हैं, मतलब लेग्स फर्स्ट हेड लेटर। तो उनसे कई सारी अंधविश्वास जुड़ा होता है कि वो किसी को हाथ रख देते हैं तो उसकी कोई बीमारी सही हो जाती है कुछ है। तो वो विषम पैर का व्यक्ति था, उसको अगवा करके ये लोग ले गए आगरा में। उसका ये कंप्लेन था कि वो उसकी बलि देने वाले थे और वो डर के वहाँ से भागा। उसने हमारे यहाँ पे आके कंप्लेन किया। हम लोगों ने फिर उसको जो अगवा करके लेके गए थे उन लोगों को पकड़ा, तांत्रिकों को उठाया, उनके फ़ोन को देखा तो उसमें बहुत अजीब सी हमें चीज़ दिखी। हमें कई सारी बच्चियों की फ़ोटोग्राफ्स दिखी, यंग लड़कियां थीं, सबकी हाइट का क्राइटेरिया था कि 5 फीट 5 इंच से लंबी होनी चाहिए। लड़कियों के हाथ में एक पेपर होता था, उसमें उनका नाम, उनकी उम्र, अनमैरिड प्रेफरेबल, हाइट 5 फीट 5 इंच से ज़्यादा, वज़न ठीक, और उनको पूरा नीचे पैर से लेकर सर तक इंच टेप लगा के उनको मापते हुए कि वो देखो एक्चुअली 5 फीट 5 इंच से लंबी है। और उसमें उसकी लास्ट मेंसेस की डेट भी लिखी होती थी कि मेंसेस की डेट ये है। उसमें धनवर्षा तांत्रिक क्रिया शब्द बार बार आ रहा था उन मोबाइल फ़ोन में, और वो एक व्यक्ति को बोलते थे कारीगर या गुरु, और लड़की को बोलते थे आर्टिकल। तो आर्टिकल ही बोलते थे। तो ये बोलते थे कि आर्टिकल पे जब कारीगर काम करेगा ऑन अ पर्टिकुलर डेट, और वो हम लोगों को समझ में आया कि वो जो लड़कियों का ओवुलेशन वाला टाइम होता है उस समय पे काम करने का मतलब, हमें कुछ वीडियोस डिस्टर्बिंग दिखे जिसमें एक बिल्कुल लाइफलेस सी लड़की कम्प्लीटली नग्न लेटी हुई है और उसके आसपास नोट वोट खूब सारे रखे हुए हैं। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या है। फिर उन लोगों से हमने पूछा तो बोले कि ये तांत्रिक क्रिया है मैम, इससे धन की बारिश होती है। तो धन की बारिश कैसे होती है? तो तांत्रिक क्रिया के नाम पे ये लोग क्या करते थे, ऐसी लड़कियों को फिर कारीगर जो कि गुरु या तांत्रिक होता है वो उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है ऑन अ पर्टिकुलर डेट। दैट इज़ पार्ट ऑफ द पूजा पद्धति। एंड लड़की को नहीं पता चलता था क्योंकि लड़की को ये कुछ ना कुछ सुंगा देते थे या कोई दवाई देते थे। हाँ। लड़की की फैमिली को भी नहीं बताते थे, उन्हें बस ये बताते थे कि 20,000 रुपये लगेगा, 20,000 रुपये तुम्हें मिलेगा, ये धन की जो बारिश होगी उससे सबका हिस्सा मिल जाएगा। और अच्छा। ये बहुत ही सैड हम लोगों के लिए केस था। इसमें हमने 19 लोगों को जेल भेजा था। हम लोग एटा, आगरा, फिरोज़ाबाद, संभल, सब बुलंदशहर, यहाँ सबके लोगों को हमने उठाया था। एंड इट वॉज वेरी सैडनिंग टू सी कि जो फैमिलीज़ हैं लड़कियों की, उन्होंने आके कंप्लेन नहीं किया क्योंकि बच्ची की
वो नहीं चाहते बदनामी हो। उन्हें तो ये लगता था कि उन्होंने किसी तांत्रिक को धनवर्षा के लिए, पूजा के लिए दी थी। उन्हें बताया जाता था कि आपकी लड़की को भगवान ने विशेष रूप से बनाया, तभी वो, देखिए 5 फुट 5 इंच से ऊपर हाइट इंडिया में रेयर है। हाँ। और वो लड़की गांव में सबसे लंबी या उस तरह, तो भगवान ने विशेष उसे बनाया है स्पेशल पूजा के लिए, और इसके हाथ से इतना बड़ा काम होना है, इसलिए इसकी ज़रूरत है। नहीं तो लड़की जब रूम में लेके वो लोग जाते थे तो माता पिता बाहर बैठे होते थे? हाँ, माता पिता बाहर होते थे और वो अंदर माहौल वो तंत्र वंत्र वाला बना के, हाँ। और पर उसको कमरे को बंद कर दे, वो लीव द तांत्रिक अलोन, तभी रुपया आएगा। एंड दैट तांत्रिक फिर वो ये सारी हरकतें और ये करेगा। कब का मामला है? कौन सा? ये अभी मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक मार्च अप्रैल का रहा होगा ये 2025 2025 में भी। हाँ, देश में लोग ये मान रहे हैं। और फिर हमने इसके ऊपर काफ़ी काम किया, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं मुझे अभी भी लगता है कि इसमें काम बाकी है। और दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू धनवर्षा तांत्रिक क्रिया। हो सकता है लड़कियों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो, क्योंकि पीड़िताएं इसमें काफ़ी आगे नहीं आई। हमने भी उनको मतलब ज़्यादा पुश नहीं किया वर्जन्स देने के लिए, दे वर नॉट रेडी टू स्पीक। अदरवाइज आई स्ट्रांगली बिलीव कि इसमें ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी हो सकता है, या अनविलिंग प्रोस्टिट्यूशन, या इस तरह की चीज़ आ सकती है इसमें। वो क्यों कर रहे थे? मतलब चलो उनके परिवार वालों को, हाँ। आप मानती हैं अभी भी लोग बलि देते हैं, राइट? सैक्रिफाइस, ह्यूमन सैक्रिफाइसेस भी सुनने में इधर उधर आते रहते हैं देश भर से। व्हेन पीपल कैन किल समवन आउट ऑफ सुपरस्टिशन, कि उन्हें लगता है कि शायद ये करने से ये मिल जाएगा, हाँ। तो देन दिस इज अ वेरी स्मॉल कॉस्ट। मतलब वो जो तांत्रिक क्रिया करने वाला ग्रुप था वो भी ये मानता था कि वो तो ये मानते ही थे। हम लोगों ने इसमें काफ़ी, मैं वही आपसे कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस पे और काम करना चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन इसकी स्लो है। हाँ। कई लड़कियों की फ़ोटो आई थी, मतलब कई थी, और उन सब का सेम पैटर्न था कि उनके परिवार वालों को बदलाया गया। बच्चियां हंस रही थी, उनके जो वीडियो, उनके जो ये सब बनाए, दे वर कम्प्लीटली अनअवेयर, दे वर फीलिंग हैप्पी कि उनको दे आर स्पेशल ना, लंबी है, सुंदर है। उनको वो इस तरीके से बता दे रहे हैं कि भाई तुम्हारे परिवार की गरीबी दूर होगी तुम्हारी वजह से, हाँ। क्योंकि तुम इतनी अच्छी हो और तुम्हारी तांत्रिक क्रिया हो सकती है। और यहाँ पे आसपास के गाँव में अशिक्षित परिवारों में जाके ये बच्चियों को टारगेट करते थे। तो इस तरह की शिक्षित परिवारों में जाके, अशिक्षित मतलब हाँ, जो हाँ। ज़्यादा वैसे नहीं, अनपढ़, तो ये भी अवेयरनेस वाली बात है। और ये लोगों को पता है, ये गांव, एक तो तांत्रिक लोग रूरल एरियाज में तो हैं, अभी भी हैं, झोला छाप भी है, जो डॉक्टर्स हैं, ये सारे, तो ये सब आपको पता चलता है। तो ये यू शुड, जो लोग पढ़े लिखे लोग, पैसे भी दिए गए उन लड़कियों के, हाँ, उनको दिए गए कि धनवर्षा हुई। अब वो तो ये सारी चीज़ें दकियानूसी बातें हैं, सुपरस्टिशन है, क्राइम है। दीज आर बेसिकली प्योर क्राइम्स। और अगर आपके संज्ञान में है तो हमारे नोटिस में लेकर आइए, और इस पे भी हम काम करेंगे। मतलब किसी भी तरह का लालच, XYZ कोई भी लालच आपको अगर दिया जा रहा है तो आपको उससे बचने की ज़रूरत है। वो हो सकता है गुरु की शक्ल में कोई दे रहा हो सकता है किसी पंडित की शक्ल में दे रहा हो सकता है एजेंट की शक्ल में, जैसे पहले वाले केस को हमने अभी डिस्कस किया है, वो हो सकता है कोई एजेंट की शक्ल में हो सकता है सरकारी योजना का हवाला आपको दिया जा रहा हो। कहीं पे भी अगर पैसे का लालच देके आपको कुछ भी प्रलोभन मिल रहा है तो पहले तो वहां पर सतर्क हो जाने की जरूरत है कि कोई हमारे ऊपर इतना मेहरबान आखिर हो क्यों रहा है। लालच के साथ फियर, डरना भी नहीं है। अभी हम लोगों ने साइबर क्राइम पे हमारे DGP सर की विशेष प्राथमिकताओं में से उन्होंने 10 प्राथमिकताएं यूपी पुलिस के लिए डिसाइड की, उसमें साइबर क्राइम टॉप मोस्ट है, क्योंकि साइबर क्राइम अब जो नॉर्मल IPC BNS क्राइम से उसको सरपास कर गया है। तो उसमें अभी हम लोगों ने, और ये काफ़ी कॉमन स्कैम है, लोन ऐप स्कैम। लोन ऐप स्कैम में क्या होता है, बहुत ही ऊट पटांग ऐप्स चल रही हैं। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी। फेसबुक वगैरह पे ऐप्स के ऐड वैड आते हैं, सस्ते लोन मिलेंगे, ये वो, लोग बिना वेरीफाई करें, मतलब प्ले स्टोर पे उस ऐप के इतने ख़राब रिव्यूज़ हैं, लोग बोल रहे हैं नीचे कि फ्रॉड ऐप है, फिर भी लोग उसे डाउनलोड कर रहे हैं। जब आप फ़ोन में कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं बिना वेरीफाई किए, वो आपसे परमिशन मांगती है, वो पूछती है गैलरी एक्सेस, वो मांगती है कॉन्टैक्ट एक्सेस, ये लोग दे देते हैं। ये लोग क्या करते हैं फ्रॉडस्टर्स, फिर उन एक्सेस, वो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स उनके पास है, आपकी सारी फ़ोटोज़ आपके पास है, अब आपकी कैसी भी निजी फ़ोटोज़ हो सकती हैं, फिर वो उन फ़ोटोज़ को मॉडिफाई करके अश्लील बनाते हैं, जो इस लोन ऐप स्कैम में निकल के आया। अश्लील बनाने के बाद वो आपकी अश्लील फ़ोटोग्राफ्स आपके परिवार वालों को भेजेंगे
और कहेंगे कि ये इतना घटिया आदमी है और ये और वो, और आपको बोलेंगे अगर तू ये चाहता है कि मैं ये आगे फॉरवर्ड ना करूं तो मेरे खाते में 50,000 डाल, और वो 50,000 कौन से खाते में, वो म्यूल अकाउंट में जाएगा जो और किसी गरीब का होगा। तो वो ये जो डराया है, तो आप गलती से भी ऐसा मत करना कि उसने 50,000 मांगे तो आपने ट्रांसफ़र कर दिया। आप उस नंबर को ब्लॉक कीजिए और पुलिस को तुरंत cybercrime.gov.in या फिर 1930 पे कंप्लेन करके बताएं कि ये इस तरह की फर्जी ऐप है और उसने मुझे मेरी फ़ोटो मॉर्फ करके भेजी और धमकी दी, तो आप इस पे कार्रवाई करें, हम आगे कार्रवाई कर लेंगे। आप नंबर वगैरह हमसे शेयर कर दीजिए, बट बकरा मत बनिए। वो उनको ऐसे लोग चाहिए जो डर के पैसे ट्रांसफ़र कर दें। फेयर फुल भी नहीं होना है, और किसी भी चीज़ का मतलब लोग आपको मैसेज करके बोलेंगे कि डिजिटल अरेस्ट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। डिजिटल अरेस्ट के इतने सारे के पढ़े लिखे लोग, रिटायर्ड ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, वो लोग डिजिटली अरेस्ट हो जा रहे हैं 70-70 घंटे के लिए। भाई हमारा देश कानून से चलता है, अगर कोई पुलिस आपके घर पे आएगी तो पुलिस आएगी आपके घर में। अभी कोई डिजिटल अरेस्ट का कहीं कोई प्रोविजन आया नहीं है। हाँ। कोई ऑनलाइन आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। ऑनलाइन अगर आपको बोला जा रहा है आप रिपोर्ट कीजिए, आप उस नंबर को ब्लॉक कीजिए, आपको डरने की आवश्यकता ही नहीं है। पता लगे इस पॉडकास्ट के बाद अनुकृति मैम का व्हाट्सएप पे डीपी लगा हुआ है, कॉल आपके पास पहुंचे, तो अनुकृति मैम ने बहुत मुश्किल से हमें टाइम दिया है पॉडकास्ट के लिए। उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो व्हाट्सएप पे आपको कॉल करेंगी और फिर धमकाएंगी। तो सीबीआई के बन जा रहे हैं लोग, कस्टम्स के लोग बन जा रहे हैं, आपके बच्चों के बारे में कह रहे हैं कि उसने वो आप लोग जब फर्जी ऐप्स डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन में, अपना डेटा दे देते हैं, तो उनको पता चल जाता है आपका आधार नंबर क्या है, उन्हें पता होता है आपका बैंक डिटेल्स क्या है, उन्हें सब पता है। तो वो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे कि आप उनकी बातों में आ जाएं कि भाई एक्चुअली में मेरा बेटा या बेटी इनके पास है, तभी इन्हें मेरे परिवार के बारे में इतना सब कुछ पता है, और आप विलिंगली उनको बिल्कुल नहीं करिए। सतर्क रहिए इन सारी चीज़ों से। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक नया फ्रॉड चल रहा है जिसमें आपके फ़ोन पे .apk एक्सटेंशन, जैसे हम लोग इमेज डाउनलोड करते हैं तो JPEG होती है या PNG होती है। हाँ। APK एक्सटेंशन का, मान लीजिए शादी का कार्ड आया, शादी का कार्ड एक्सटेंशन है .apk, डू नॉट डाउनलोड। APK सिस्टम्स जो होते हैं, APK फाइल्स जो होती हैं, वो आपने जैसे ही फ़ोन में डाउनलोड किया, आपका बिल्कुल डुप्लीकेट फ़ोन उनके पास पहुंच जाएगा। उन्हें सब आपके फ़ोन में आपके से चैट कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, दे विल नो एवरीथिंग। वो आपका पूरा खाता खाली कर देंगे, क्योंकि आपका वो लोग बेसिकली आपके मोबाइल को अब दूसरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो वो आपकी गूगल पे ऐप एक्सेस करेंगे, OTP आएगा, वो आपके मैसेजेस को पढ़ सकते हैं, वो OTP डाल के आपका पैसा निकाल सकेंगे। APK फाइल डाउनलोड, फ़ोन हैक होना, फेसबुक हैक होना, ये सब APK फाइल की वजह से हो रहा है। तो .apk एक्सटेंशन पे ध्यान रहे। उसको चेक करने का एक और तरीका है कि आपके फ़ोन में ऑलरेडी तो ऐसा कुछ नहीं है, M कवच, मोबाइल कवच, तो M कवच करके ऐप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। M कवच को आप जब रन करेंगे, वो आपको सारी इस तरह के ऐप्स बता देगा जो कि आपके फ़ोन में नहीं होना चाहिए। आप तुरंत उन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, गवर्नमेंट लगातार कर रही है, हमारा काम है अवेयरनेस क्रिएट करना, तो मैं आपके माध्यम से सबको बता रही हूँ कि ये कुछ स्टेप्स हैं, आप ले लेंगे। और ये जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये हमारे से ज़्यादा शायद हमारी लाइफ के बारे में जानते हैं। दे हैव एवरीथिंग, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। बी वेरी केयरफुल द वे यू यूज़ दिस। और किसी को भी अपना फ़ोन, अगर जब नया फ़ोन ख़रीदते हैं, या तो पुराना फ़ोन बेचिए ही मत, इसको अपने पास रखिए। और बेचने से पहले किसी एक्सपर्ट से बात करके, या तो इसमें पूरा डेटा, अगर 256 GB का फ़ोन है तो पूरा 256 GB की मूवी अपलोड कर दीजिए इस पर, क्योंकि आप डिलीट भी कर देते हैं तो भी वो आता है ना, रीस्टोर इमेजेस, रिकवर करी जा सकती है। तो जब आप रीराइट कर देंगे उसको, तो उसमें पुराना डेटा सारा चला जाएगा। क्या बात तो इन छोटी छोटी स्टेप्स हैं। तो सावधानी इज़ द बेस्ट वे टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम साइबर फ्रॉड। और ये जितने ऐप्स के बारे में आपको अनुकृति मैम बता रही हैं, जितनी वेबसाइट्स के बारे में बता रही हैं, उनका वो खुद इस्तेमाल करती हैं। ये मुझे ऐसे पता चला कि मुझे अनुकृति मैम ने बताया कि उनके आधार के ऊपर भी 3 ऐसे मोबाइल नंबर चल रहे थे जो उन्होंने कभी नहीं अलॉट करवाए थे। ऐसा था? बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे देखिए, ये पता नहीं स्क्रीन पे अगर दिखा पाएँ तो ये M कवच ऐप है। इस पर आप थ्रेट एनालिसिस पे जाएंगे, अलाउ करेंगे, तो फिर उसके बाद ये इसने मेरा चेक कर चुका है। तो इसने, क्योंकि पहले मेरी एक मलेशियस ऐप बताई थी, मैंने डिलीट कर दिया, तो लाइकली रिस्की एंड मलेशियस ऐप अब 0 है। आई हैव नो सच ऐप इन माई फ़ोन जो कि मेरे फ़ोन को हार्म पहुंचा सके, या मेरा डेटा बिना मेरी जानकारी के
यूज़ कर रही हैं। तो दिस इज़ हाईली एडवाइजेबल फॉर ऑल ऑफ़ यू। और ये जो ये बता रही हैं संचार साथी पे मैंने देखा था, हाँ. तो मेरे आई वॉज शॉक टू सी कि मेरे आधार पे 3 और सिम थी जो मेरी नॉलेज में नहीं थी, मेरे हस्बैंड की भी नॉलेज में नहीं थी। आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, टेलीकॉम कंपनीज उसे वेरीफाई करती हैं। प्लीज़ डू इट। संचार साथी पे जाइए, अपने आपके आधार पे कितनी सिम्स इशूड हैं वो आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको लगता है वो उस नंबर को आप आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो प्लीज़ रिपोर्ट इट। क्योंकि वो नंबर हो सकता है किसी गलत एक्टिविटीज़ में शामिल हो, आपको पता चलेगा, आप पुलिस को बताएंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ गड़बड़ अगर कहीं चल रहा है तो वो ठीक हो पाएगा। अब अनुकृति मैम, क्योंकि मुझे लगता है लोग ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि एक ऐसी लड़की जो इतनी होनहार थी कि उसे स्कॉलरशिप मिली, वो अमेरिका पहुंची, वहाँ पे पीएचडी कर रही थी, एक ठीक ठाक सी स्टार्टिंग सैलरी जितनी मिलनी चाहिए उसको वो मिलनी शुरू हो गई, फिर ऐसा क्या दिमाग घूमा कि वो वापस इंडिया आ गई? क्योंकि हम तो सब जितने इंडिया में हैं, मुझे लगता है हम सब ये चाहते हैं कि भाई हम कहीं अब्रॉड में सेटल हो जाएं, हम अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं। तो जिसे ये सब कुछ मिला और उसके लिए उसने मेहनत भी की थी, आपने बहुत मेहनत की थी इसके लिए, वो वापस आ गई। हाँ, तो आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली ओनली। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट है, मतलब ऑफिसर ग्रेड से रिटायर हुए, बट ऐसे ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विसेज में नहीं थे शुरू में, प्रमोट होके पहुँचे। मेरी मदर गवर्नमेंट टीचर थी, तो बहुत सामान्य परिवार से थे। और मैंने IIT JEE क्वालिफाई किया था, उसके थ्रू आई गॉट एडमिशन इनटू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता। वहाँ 5 ईयर इंटीग्रेटेड BSMS कोर्स किया था और मेरे को साइंटिस्ट ही बनना था। तो आई वांटेड टू एक्सेल इन साइंस। और मैं, अगर आपको फुल स्कॉलरशिप, अगर आपका बाहर पढ़ने का मन है प्रीमियम यूनिवर्सिटीज़ से, तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए मेहनत के अलावा देयर इज़ नो ऑप्शन। एंड फुल स्कॉलरशिप पाने के लिए यू हैव टू गेट अ गुड CGPA, आपको GRE TOEFL वो सब निकालना है अच्छे से। तो मेरा CGPA अच्छा था, 9.3 था। मैं मतलब ठीक है, मैं कॉलेज में रैंक 1 थी। तो फिर बहुत मेहनत के बाद फाइनली इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। मेरा आईवी लीग्स में भी हुआ था, आई गॉट इनटू राइस यूनिवर्सिटी ऑल्सो। मैं और मेरे हस्बैंड फिर फुल स्कॉलरशिप पे गए थे, एंड येस वी हैड अ डिसेंट स्कॉलरशिप। $2600 पर मंथ मिलता था, एंड विच इज़ मतलब लीस्ट पेड होते हैं PhD स्कॉलर्स, बट इट वॉज गुड फॉर बोथ ऑफ अस। मतलब हम दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग $2600 मिलता था, एंड फुल स्कॉलरशिप थी, तो कोई हमें पैसा अपनी तरफ से एक नहीं लगाना था अपनी पढ़ाई के लिए। इट वॉज ऑल फंडेड बाय द यूनिवर्सिटी। तो वी गॉट इट आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, दैट इज़ ट्रू। वहाँ जाने के बाद एंड वी वर श्योर, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों का ये था कि पढ़ाई कंप्लीट करके इंडिया आना ही है वापस। कहीं इस दिमाग से हम वहाँ बसने नहीं गए थे आप? वहाँ बसने नहीं गए थे, वो हमारा क्लैरिटी शुरू से था। पर ये था कि US का जो PhD होता है साइंस की फील्ड में, उसका वैल्यू ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें क्वालिफायर्स होते हैं, 2 साल तक आपके रेगुलर कोर्सेज होते हैं। तो इट इज़ अ वेरी इनरिचिंग एक्सपीरियंस। तो हमें ये था कि अगर PhD करनी है तो सबसे अच्छी जगह से करनी है, तो इसलिए हम लोग US चले गए थे। वहाँ जाने के बाद हमें एक पैटर्न दिखा कि एक तो मोस्ट ऑफ द इंडियंस डिडंट वांट टू कम बैक, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इंडिया में बहुत सारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए वो कंप्लेन करते थे, या फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज। पर ऐसा है भी तो करते थे, बट दिमाग में फिर हम लोगों को शायद वो सुनते सुनते ये होने लग गया कि यार अगर हमारे घर में गंदगी है तो वी डोंट लीव आवर होम। हम लोग किसी और से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो आगे हमारे घर को साफ करें। टू रन अवे टू अनदर कंट्री एंड सेटल देयर is not an option. It is not going to make our country better. Remittances of course help. आपका वैल्यू बढ़ता है, इंडिया का वैल्यू बढ़ता है, बाहर के CEOs वगैरह सब इंडियंस हैं और वो एक्सेल कर रहे हैं, बट देन योर कंट्री ऑल्सो नीड्स गुड पीपल हु आर कमिटेड टू ब्रिंग सोशल चेंज। और उस समय तो कई सारी चीज़ें हम लोगों को परेशान भी कर रही थी, और मन में ये भी आ रहा था। मेरा वॉल्केनिक साइंसेस पे PhD था, हवाईयन वॉल्केनोस पे काम कर रही थी मैं। तो मुझे उसका, मैं उस समय तो बहुत एक्साइटेड थी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था साइंस में काम करने में, बट मुझे उसका डायरेक्ट ये लगता था कि अगर ये चीज़ ख़राब है सोशल इंडिसेस में, तो मैं उसको कैसे ठीक कर पाऊँगी। तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों की लाइफ्स को बेटर करने में नहीं दिख रहा था। तो वन फाइन डे माय हस्बैंड सडनली सेड कि चलें क्या वापस, और शायद वो दोनों के दिल की बात थी, एंड वी डिसाइडेड कि हम वापस आएंगे।
विद इन 1.5 years वी डिसाइडेड कि हम इसको क्विट करेंगे, जो इतना मुश्किल से मिला था. इट वॉज अ वेरी टफ डिसीजन बिकॉज आई वॉज मैरिड बाय देन एंड हम दोनों लोग अच्छी जगह पे सेटल्ड हैं, अच्छी स्कॉलरशिप पे हैं, सेम डिपार्टमेंट में हैं, मैरिड हैं. फिर हमने घर वालों को बोला कि हम अचानक से सब कुछ छोड़ छाड़ के आ रहे हैं और यूपीएससी देंगे. तो दे वर ऑल्सो वेरी एंग्री एंड नॉट विलिंग टू टॉक टू अस कि तुम लोग का दिमाग ख़राब हो गया है बिकॉज दिस इज़ अ वेरी अनसर्टेन फील्ड एंड दैट टू वी वर मैरिड. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं. तो बट सनक थी तो बोथ ऑफ अस रिज़ाइन, वी केम बैक और इन लॉज के यहाँ पे रह गई. मैं फादर इन लॉ इज़ अ प्रोफेसर इन PHU, मदर इन लॉ भी बनारस में ही टीचर हैं. तो फिर हम लोगों ने घर से ही हमने सोचा कि हम किसी के ऊपर आर्थिक बोझ नहीं लेकर आएंगे. कोई कोचिंग नहीं करेंगे एंड खुद से प्रिपेयर किया. एंड इट वाज अ लॉन्ग जर्नी. 4th अटेम्प्ट में मेरा IRS हुआ, 355 रैंक आई और 6th अटेम्प्ट में आई गॉट 138 रैंक एंड आई गॉट इनटू IPS. और IRS ऐसा नहीं है कि मैं IRS को ख़राब मानती हूँ कुछ, क्योंकि पर हम लोग और हम IFS कभी भरते ही नहीं थे, फॉरेन सर्विसेज, क्योंकि हम बाहर से यहाँ आ रहे थे तो हमें बाहर जाना नहीं था. हाँ. और रेवेन्यू सर्विसेज वाज अ वेरी गुड सर्विस, कोई दिक्कत नहीं थी. बस ये था कि उसमें भी फील्ड पे काम करने की अपॉर्चुनिटी कम थी. जो इम्पैक्ट IAS IPS में रह के आप ग्रास रूट पे देखते हैं, जैसे मैं संभल में हूँ अभी. हाँ. और संभल में हम काम कर पा रहे हैं, तो ये रेवेन्यू सर्विसेज वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस. मतलब उसका अपना कंट्रीब्यूशन है, बट मेरी लाइकिंग इसमें ज़्यादा थी. तो जब मुझे IPS मिला तो आई प्रेफर्ड IPS. मैं तो ये चाहती हूँ कि ऐसी सनक हर किसी के अंदर हो ताकि हमें बहुत सारी अनुकृति शर्मा मिल पाए जो समाज में इतना बदलाव, इतना चेंज ला रही हैं. मेरे व्यूअर्स को मुझे लगता है मैं फिर से याद दिला दूँ, आपने वो एक फ़ोटो और वीडियो बहुत वायरल होते हुए देखा होगा कि कैसे एक बुज़ुर्ग महिला नूरजहाँ, उनके घर पर रोशनी अनुकृति शर्मा बनी. उनके यहाँ लाइट नहीं आती थी कभी भी, अंधेरे में वो रह रही थी और ये चीज़ आपको बहुत बॉदर हुई और उनके घर तक बिजली का कनेक्शन आपने पहुंचा दिया. तो ऐसे रोशनी हर किसी के घर पे हो, इसके लिए तो हमें बहुत सारी अनुकृति शर्मा चाहिए. एक से तो काम होगा नहीं. तो आई विश कि ऐसे सब सनकी हो जाए. बहुत सारे शालिनी भी चाहिए. आपका योगदान ज़्यादा बड़ा है, मैं ये दिल से मानती हूँ. अच्छा, अब आप मुझे बताइए, क्योंकि आपने कहा 6 अटेम्प्ट लगे, राइट? और ऐसे मेरे बहुत से व्यूअर आपको अभी देख रहे होंगे जो शायद 2-3 अटेम्प्ट्स कर चुके होंगे, वो शायद निराश होंगे और उन्हें ये समझ भी नहीं आ पा रहा होगा कि ये वर्दी जो आपने पहनी है ये उन्हें मिल भी पाएगी कि नहीं, क्योंकि 3 अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट हो गए. तो ये कैसे 6 के बाद किसी का 7-8 भी अगर हो जाए तो निराश नहीं होना है? यस, UPSC का जो प्रिपरेशन का टाइम होता है वो बहुत स्ट्रेस भरा होता है. इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल. आप एक तो उस एज ग्रुप में होते हो जब आपके और फ्रेंड्स छुट्टियां मना रहे हैं, शादियां हो रही हैं, एंड देन आप किताबों में लगे हुए हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है. तो येस, इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल टाइम. बट जैसा मैम ने कहा, हिम्मत नहीं हारना है. मेरा स्टोरी जर्नी तो इज़ फुल ऑफ फेलियर्स. पहले अटेम्प्ट में मैंने सेल्फ स्टडी किया था, तो पहले अटेम्प्ट में मेरे को लगा था इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, बट वो 4 नंबर से मिस हो गया. सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे लगा आग लगा देंगे, लिस्ट में आ जाएंगे, बट मेरा प्रीलिम्स में ही नहीं हुआ. थर्ड अटेम्प्ट में आई वॉज वेरी श्योर कि मेरा सिलेक्शन होगा. मैंने इंटरव्यू दिया और फाइनल लिस्ट का मैं वेट करी थी. फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया. आई वॉज डिवास्टेटेड. मेरे को लगा कि मैं चाहे जान भी लगा दूँ इस एग्ज़ाम में, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा. बट मैंने दिया अटेम्प्ट और 4th अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया. 355 रैंक आई. सेलेक्ट होने के बाद फिर मेरा फिर से प्रीलिम्स में नहीं हुआ 5th अटेम्प्ट में. ये एग्ज़ाम ऐसा ही है, अनसर्टेन है. तो अगर सेलेक्टेड कैंडिडेट को खुद ही प्रीलिम्स में आउट कर दे रही है UPSC तो आप ये समझ सकते हैं कि दिस एग्जाम इज़ जस्ट नॉट अबाउट हार्ड वर्क एंड नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी. इट इज़ ऑल्सो अबाउट, आई स्ट्रांगली बिलीव, स्टार्स का भी इसमें योगदान होता है. अच्छा. एक लेवल के बाद. हाँ. क्योंकि मैं ही सेलेक्टेड हूँ, मैं प्रीलिम्स में फिर फेल हो जा रही हूँ. और फिर 6th अटेम्प्ट में आई गॉट 138 रैंक. जब मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ था, आई डिड नॉट लुक इनटू द फाइनल लिस्ट. मेरे हस्बैंड ने रिज़ल्ट देखा था और उसने कहा कि तुम तो IPS बन गई. तो और मैं घर में सबको बता चुकी थी कि इस बार आप उम्मीद मत रखना, इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ है तो सिलेक्शन नहीं होगा. तो थोड़ी रैंडमनेस है. हैविंग सेड दैट, रैंडमनेस तभी आएगी जब एटलीस्ट हम एक स्टेज तक पहुँचेंगे. लक तभी रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करेगा जब तक आपने जो बेसिक मिनिमम मेहनत है वो कर ली है कि नहीं. और उसके लिए यही इम्पॉर्टेंट है कि जो मुझे मेरे प्रयासों में समझ में आया कि पहले अटेम्प्ट में भी मेरी नॉलेज में कहीं कोई कमी नहीं थी. नॉलेज ठीक थी, प्रॉब्लम थी प्रेजेंटेशन में. प्रेजेंटेशन इन द सेंस, एक तो मेरे पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चंस छूट गए थे.
कुछ सीधे सीधे मेरे काफ़ी सारे मार्क्स तो पेपर कंप्लीट नहीं होने की वजह से चले गए। दूसरा मुझे समझ में आया कि एक ही आंसर को 4 बच्चे अलग अलग तरीके से रख रहे हैं। एक उसमें मैप बना दे रहा है, स्टैटिस्टिक्स डाल रहा है, रिपोर्ट्स को साइट कर रहा है, कम स्पेस में ज़्यादा बातें इफेक्टिव तरीके, तो उसको मेरे से 2 नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे और इसको कम मिलेंगे। दोनों एक ही चीज़ रहे हैं, लिखने का तरीका अलग अलग है। हर एग्ज़ाम को निकालने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, उसको फॉलो करने के लिए थोड़ी सी दीजिए ना। मैंने जो करा, मैंने तो जैसे मेरा जब 4th अटैम्प्ट में हो गया और 355 रैंक आई, जब मैंने 3rd अटैम्प्ट दिया था, इंटरव्यू दिया था, तो इंटरव्यू देने वाले लोगों का एक ग्रुप बन गया था हमारा। और जब मैं मेडिकल वगैरह के लिए गई तो उनसे मैं टच में थी, उनमें कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ था और मेरा नहीं हुआ था। तो मैंने उनसे सलाह लिया कि व्हाट डिड दे डू एक्स्ट्रा जो मैं अपने आंसर्स में नहीं कर रही थी। उनसे मैंने सीखा। ये पहली बार ये मान के चलना है कि नो अटेम्प्ट इज़ परफेक्ट अटेम्प्ट। हर बार सुधार की गुंजाइश रहती है। आप सुधार की गुंजाइश सोचना बंद कर देंगे कि भाई मेरे को तो सब आता है, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता या कर सकती, तो नहीं होगा। मान के चलिए कि कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड देन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो आपको समझने में ये मदद करेंगे। तो मेरे को उन लोगों ने बताया कि तुम ये भी करके देखो, कि जैसे मैं सभी को बता देती हूँ कि आप किसी चीज़ को अगर लिखें कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आया कि मैन मेड डिज़ास्टर्स हैव ओवरटेकन नेचुरल डिज़ास्टर्स, मान लो आ गया। मैं कोई उसमें कहे फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड फ्लड्स, फॉर एग्जाम्पल, मैं उसको फॉर एग्जाम्पल लिखने की बजाय बॉक्स बनाऊँ, उसमें लिखूँ केस स्टडी उत्तराखंड फ्लड्स 2025 और उस पर एक स्टैटिस्टिक्स के साथ लिख दूँ। एक बंदे ने उसको फॉर एग्जाम्पल करके लिखा, एक ने बॉक्स बना के उसको केस स्टडी करके अच्छे से हाईलाइट कर दिया, इस बंदे को 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा इफेक्टिव हो गया। या मैं फटाफट उसमें एक छोटा सा इंडिया का मैप बनाऊँ और उसमें जो मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं इम्पॉर्टेंट जो देश में इस साल हुए, उनको अगर आप हाईलाइट कर दें, जैसे कि मान लीजिए पोल्यूशन का प्रॉब्लम हम मानते हैं कि मैन मेड ही है, या लेक्स के अंदर जो पोल्यूशन हो रहा है, बैंगलोर का कुछ न्यूज़ था कि वहाँ का जो लेक है उसके अंदर इतना बड़ा बड़ा वो सोप के झाग वाग बन रहे थे, तो वो आप लैंडस्लाइड्स, रोड कंस्ट्रक्शंस की वजह से जो हिमाचल में काफ़ी न्यूज़ में था। हाँ। इन सारी चीज़ों को जब आप मैप पे प्लॉट कर देंगे और उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपने जब मैन मेड डिजास्टर्स ऑफ 2025 और आपने डॉट्स बना के और हर एक के आगे लिख दिया, तो एग्जामिनर को देखते ही लगेगा कि दिस पर्सन हैज़ अ फील ऑफ व्हाट मैन मेड डिजास्टर इज। ये उसको समझता है। तो आपको, एंड दिस इज अ फाइट ऑफ 1-1 मार्क, पूरे 30-40 नंबर में तो पूरी लिस्ट बन जाती है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की। हाँ। इतना ही डिफरेंस रहता है। कोई 4 नंबर से IAS होता है, कोई IPS होता है, कोई IRS होता है, कोई बाद में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर एट द सेम लेवल ऑफ नॉलेज, किसी में कोई कमी नहीं है। बस यही है कि आपको ये बेसिक ट्रिक्स एंड टिप्स समझना है, मिसगाइड नहीं होना है। कुछ लोग बोलते हैं 6 से 12 की सारी NCERTs पढ़ ली है मैम, अब क्या करें? भाई 6 से 12 की पढ़नी नहीं थी, आधी पढ़नी थी, वो भी वो पढ़नी थी जो सिलेबस में है। ये NCERT का एग्जाम तो है नहीं, ये तो UPSC का एग्जाम है। UPSC का सिलेबस वेबसाइट पे दे रखा है, आप उस वेबसाइट के सिलेबस को डाउनलोड तो कीजिए, देखिए कि क्या सिलेबस में है क्या नहीं है। और आपको सिलेबस को कवर करना है फ्रॉम द बेस्ट सोर्सेज। लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं कोचिंग के, कुछ कोचिंग्स अच्छी होती हैं, अच्छी बात है, पर आप UPSC के क्वेश्चन पेपर्स तो लगाइए, जो UPSC के पिछले 10 साल के हैं, जो संस्था खुद पूछ रही है, उसको आप लगाइए, तो आपको पता चलेगा कि UPSC किस तरह के क्वेश्चंस बनाता है, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रैटेजिकली मेहनत कीजिए। मेहनत तो इसमें लगती है बहुत, बट निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हर अटेम्प्ट में अपनी कमियों पे फोकस करिए और उसको इम्प्रूव कराने का मन बनाइए। अगर मेरा हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है। और अनुकृति मैम अपनी सारी टिप्स आपको दे रही हैं, तो आपके भी वो सारे फ्रेंड्स या जो भी UPSC क्लियर करना चाहता है उस तक आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये और ज़्यादा स्प्रेड हो सके। आप मुझे एक बात बताइए, टफ है एग्ज़ाम और आपको इतनी सारी पढ़ाई भी करनी है, सब देखना भी है, तो मतलब कैसे 24 घंटे में फिर क्या 18-20 घंटा पढ़ना पड़ेगा? देखिए, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे 18-20 घंटे तो कोई नहीं पढ़ सकता। आपको 18-20 घंटे पढ़ना पड़ेगा, पर वो जब जैसे मेंस एकदम सर पे है, उससे पहले 10-15 दिन, जैसे कोई कुछ इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, आप भी
मीडिया में रही हैं तो कुछ ऐसे कोई बड़ा हादसा हो गया, कोई बड़ा कवरेज करना है, तब आप टाइम नहीं देखेंगी ना, इलेक्शन के टाइम पे, तब तो आपकी भी 15-16 घंटे मेहनत हो रही है, आपको नहीं पता चल रहा है। तो जब मेंस एकदम सर पे है, प्री सर पे है, तो वो 10 दिन तो आपको खुद ही को नींद नहीं आएगी टेंशन की वजह से, पढ़ाई बहुत होगी, बट वो आप पूरे साल भर कैरी नहीं कर सकते, उतना मोमेंटम कैरी नहीं किया जा सकता। तो इसलिए प्रतिदिन टाइम की बजाय क्वालिटी पे फोकस करें। अपने पूरे, जैसे अभी क्या चल रहा है सितंबर, अगले साल मई में प्रीलिम्स है, तो अगर आप अगले साल का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मई तक है, तो मैं पहले अपना मेंस का सिलेबस और अपना ऑप्शनल जो है जनवरी तक मुझे रेडी करना है, तो मेरे पास 3 ही महीने हैं, क्योंकि मैं फरवरी से तो प्रीलिम्स की तैयारी में ही लगना है। प्रीलिम्स अगर नहीं होगा तो आप आगे स्टेज पे कैसे जाएंगे। इन 3 महीनों में अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो पहले महीने में कितना होना चाहिए, दूसरे में कितना होना चाहिए, तीसरे में कितना, तो ब्रेक इट डाउन, वीकली टारगेट्स अपने आप को दो और टारगेट मीट करने पे अपना फोकस ज़्यादा रखो, रेदर देन कि आज तो भाई मैंने 10 घंटे पढ़ लिया और उसके ऊपर। एंड प्लीज़, ये मेरी सलाह है सबको, I did not have Instagram before selection. अच्छा। I did not have Twitter. I did not have anything. मेरे WhatsApp पे कुछ दोस्त थे, अच्छे लोग थे। कोई सोशल मीडिया नहीं, फेसबुक पे भी नहीं थी आप, इंस्टा पे? नहीं, फेसबुक पे मैं थी, पर मुझे ये रियलाइज़ हो गया था सेकेंड अटेम्प्ट में कि फेसबुक मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन बन रहा है। वो आपको खुद को पता चल जाएगा। आप फेसबुक पे जाके किसी से पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो पढ़ाई अच्छे से कर रहा है, सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, उसका सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा। आप अपना कोई भी टाइम उस समय आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जो आपने लक्ष्य डिसाइड किया, एनीथिंग विच इज़ हेल्पिंग यू टूवर्ड्स दैट, उस पर फोकस करिए। इसलिए मेरे व्हाट्सएप पे भी वही फ्रेंड्स थे जो पॉजिटिव थे। नेगेटिव लोग जो सिर्फ रिजल्ट के दिन पूछें क्या रहा और तैयारी के वक्त ऑल द बेस्ट ना कहे, बाहर कीजिए। हाँ। नहीं किसी से टच में रहने की ज़रूरत है। पॉजिटिव लोगों को रखिए, फैमिली के साथ इंटरेक्शन कीजिए। हॉबीज़ अगर हैं, डांस है, पेंटिंग है, फुटबॉल खेलते हैं, करिए, बिल्कुल करना चाहिए। दैट विल कीप यू कूल। और मैं पॉजिटिव लोगों को रखने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उससे एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है, आपका ब्रेन ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। अगर आप टेंशन में रहेंगे कि भाई 3 अटेम्प्ट हो गए, अब तेरा सिलेक्शन नहीं होगा या तुम कुछ और कर लो, अच्छा हाँ। कुछ और करने से आए, ऑलवेज कीप अ प्लान बी इन माइंड। जैसे यूपीएससी की तैयारी को मान के चलिए, पर अगर आपको और लगता है कि और पीसीएस एग्जाम में थोड़ी सी एक्स्ट्रा तैयारी करके दे सकता हूँ तो देना शुरू कर दीजिए, वो भी एक स्ट्रेस रिलीफ करता है। आपका प्लान भी क्या था? आपका तो यही था प्लान भी, प्लान है तो आप छोड़ के आई थी यहाँ पे। फिर आने के बाद तो ये प्लान हो गया था। बट प्लान बी क्या था? प्लान बी ऐसा था कि घर वालों ने कहा था, तो मैंने एक बार आरपीएससी दिया था पर मेरा मन नहीं था। मुझे तो ये लगता था कि मैं फिर है ना अपना एक स्कूल खोल के और बच्चों को पढ़ाऊंगी। वो मेरा प्लान मतलब भी था। प्लान भी हाँ, ऐसे था कि मुझे ऐसा ये था कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ एट द एंड ऑफ द डे, आई विल फिगर आउट समथिंग फॉर माई सेल्फ। सब लोग कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं और मैं इतनी भी ख़राब नहीं हूँ कि मुझे कहीं पे भी जॉब नहीं मिलेगी। हाँ। तो वो मेरे दिमाग में था, पर मैं यूपीएससी से डाइग्रेस नहीं हुई थी। पर मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगी कि अगर फाइनेंशियल, और मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स ने भी हम लोगों को सपोर्ट किया। हमें ऐसा नहीं था कि फाइनेंशियल टेंशन, खुद से बुरा लगता था कि पैसा मांगना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ के लिए। हाँ। बट अदरवाइज कुछ लोगों को आपको ज़रूरत हो सकती है कि आप फाइनेंशियली सिक्योर हों। मेरे ऐसे बैचमेट्स हैं जिन्होंने जॉब के साथ ही एग्ज़ाम निकाला है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद द राइट स्ट्रैटेजी। तो आप लोग प्लान बी रख लेंगे तो आपको मेंटली डिस्ट्रेस कर देगा। यूपीएससी के साथ साथ और जो स्टेट सर्विस एग्जाम्स हैं उनको देते रहिए और कुछ सोचते रहिए कि अगर यूपीएससी नहीं होगा तो मेरा जीवन ख़त्म नहीं हो जाता है। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस कंट्री नीड्स गुड पीपल इन एवरी फील्ड। आपको मीडिया में अच्छे लोग चाहिए, आपको पुलिस में, सर्विसेज में, आपको अच्छा पेंटर चाहिए, आपको अच्छा ठेकेदार चाहिए, बैंकर चाहिए, टीचर्स चाहिए, यू नीड गुड डॉक्टर्स। सब लोग जब हर क्षेत्र में अच्छे अच्छे लोग होंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। तो सभी लोग आईएएस नहीं बने या आईपीएस नहीं बने या सर्विसेज में नहीं, या जीवन ख़त्म, डिप्रेशन में जा रहे हैं, डोंट डू इट। योर वैल्यू इज़ मच मच मोर इम्पॉर्टेंट देन जस्ट बीइंग अ सिविल सर्वेंट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू टेक। और मैं ये स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, स्कूल के बच्चों को, कि अब्दुल कलाम वांटेड टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट, राइट, बट नहीं हुआ सिलेक्शन, हाइट की वजह से उनको निकाल दिया गया। बट ही डिड नॉट स्टॉप एंड ही वेंट ऑन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। ही वॉज फ्रॉम सच अ हम्बल बैकग्राउंड,
न्यूज़पेपर बेचते थे वो अपने पापा के साथ, एक मछुआरे के बेटे थे। तो व्हेन ही कुड ड्रीम एंड बिकम देयर, निराश नहीं हुए, वो भी डिप्रेशन में, वो हमेशा वहाँ पायलट बनना चाहते थे, पर उन्होंने रॉकेट्स बनाना शुरू किया, मिसाइल मैन बने इंडिया के। तो डू नॉट स्टॉप, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। द कंट्री इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड कीप योर मोटिवेशन हाई, एंड आई एम श्योर कि विथ अ पॉजिटिव माइंडसेट हम लोग, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम, प्रिपरेशन डिफ़िकल्ट होता है, हाँ. रोना भी आता है जब सिलेक्शन नहीं होता है, बट अल्टीमेटली एवरीथिंग सेटल्स डाउन। जिस भी फील्ड में वहाँ पर रॉकेट बनाइए, अब्दुल कलाम किसी भी फील्ड में बना जा सकता है। थैंक यू सो मच अनुकृति मैम, आपने मुझे लगता है बहुत पॉजिटिविटी से भी भरा है मेरे व्यूवर्स को, जो भी यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं उन्हें, और आम लोगों को भी कैसे अवेयर रहना है ये भी आपने बताया। मुझे लगता है आज का पॉडकास्ट हर किसी के लिए बहुत काम का है, वो चाहे घरेलू गृहिणी है, बिजनेसमैन है, सर्विस क्लास है, स्टूडेंट है, हर किसी के लिए इतनी शानदार बातें बताने के लिए थैंक यू सो मच, और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप भारत आई थी भारत को और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए, जो आप कर भी रही हैं। थैंक यू सो मच शालिनी जी, मुझे यहाँ पे आके और अपने दिल की बात को रखने का आपने मौका दिया। मेरा एंड में सभी लोगों को ये मैसेज है कि जैसे आप अपनी फील्ड में इतना अच्छा काम कर रही हैं, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करती हैं, अवेयरनेस फैलाती हैं, और ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में भारत के जो डेवलपमेंट है उसमें योगदान दे रही है, वैसे ही कंट्री के हर व्यक्ति को आज ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग सब पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें, सोचें कि कैसे हम लोग अपने स्तर पे, जैसे हम लोग कचरा फैला देते हैं, सफाई कर्मी पे छोड़ देते हैं कि वो आके सुबह कचरा उठा के लेके जाएगा, वो हमें नहीं करना चाहिए। पोल्यूशन के लिए भी हम लोग जिम्मेदार हैं। जो ईव टीजिंग लड़कियों के साथ होती है, ऐसा सारा लड़कियों पे डाल दिया जाता है, नहीं, ये मेरे को लगता है लड़कों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। तो जो भी चीज़ें समाज में हो रही है उसको ठीक करने में हम कैसे योगदान दे सकते हैं, उसके बारे में आप ज़रूर सोचें। द कंट्री नीड्स अ लॉट ऑफ गुड पीपल लाइक शालिनी जी and others, and we all can make a difference. So thank you for having me here, and थैंक यू मैम। जय हिंद। जय हिंद।